हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज मैं उस यार्ड मांगा का हिंदी एक्सप्लेनेशन करूंगी। ये वीडियो पार्ट 14 है। कुछ देर के बाद जियाओ घर आता है। वो सेन को बोलता है, मुझे मिसअंडरस्टूड मत करना, मैं बस डॉक्यूमेंट लेने के लिए घर आया हूँ, मैं जल्द ही यहाँ से चला जाऊंगा। सेन जियाओ के करीब जाने लगता है। जियाओ घबराते हुए बोलता है, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? तभी सेन उसे बेड में पुश करता है। जियाओ सोचने लगता है, क्या यान ने शावर लिया है? उससे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। सेन सोचने लगता है इंड्यूसर काम कर रहा है। सेन उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है, पर वो सेन को रोकते हुए बोलता है नहीं। वो सेन से दूर हो जाता है एंड बोलता है, मेरे पास मत आना। ये सुन के सेन उसे बोलता है, क्या तुम चोचू को बचाना नहीं चाहते हो? जियाओ बोलता है, मैं इस तरह से उसे बचाना नहीं चाहता हूँ। मुझे पता है तुम ये करना नहीं चाहते हो एंड मैं भी तुम्हें फोर्स करना नहीं चाहता हूँ। ये सुन के सेन थोड़ा हैरान हो जाता है। जियाओ उसे बोलता है, एक्चुअली मेरे पास एक गुड न्यूज है। डॉक्टर वांग के पास एक तरीका है जिससे हम चोचू को बचा सकते हैं। सेन पूछता है, हम किस तरीके से उसे बचा सकते हैं? जियाओ बोलता है, मैंने डॉक्टर वांग से बातचीत किया है। मेरे बोन मैरो से प्योरेस्ट फेरोमोन को एक्सट्रैक्ट करके हम चोचू को बचा सकते हैं। ये सुन के सेन बोलता है, बोन मैरो से फेरोमोन एक्सट्रैक्ट करना, क्या तुम्हें इसका मतलब पता है? जियाओ बोलता है, हाँ मुझे पता है। मैं तुम्हें फोर्स करना नहीं चाहता हूँ एंड मैं चाहता हूँ कि तुम्हें वो मिले जो तुम चाहते हो। वैसे भी चोचू मेरा बेटा ही है। देन जियाओ सेन को हक करते हुए बोलता है, जब तक कि तुम मेरे साथ हो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद हमें दिखाया जाता है फेरोमोन एक्सट्रैक्ट करने के लिए सेन जियाओ का सर्जरी करता है। फेरोमोन एक्सट्रैक्ट करने में सेन कामयाब हो जाता है। इस फेरोमोन को चोचू के बॉडी में इंजेक्ट करने के बाद उसका डिजीज पूरी तरह से ठीक हो जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन होने में उसे अब कोई दिक्कत नहीं होगा। पर सर्जरी के बाद जियाओ का हालत थोड़ा खराब हो जाता है। एक दिन चोचू सेन को बोलता है, अंकल जियाओ ने मुझे ये डॉल दिया है, पर कुछ दिनों से अंकल जियाओ मुझसे मिलने के लिए नहीं आ रहे हैं। देन वो रोते हुए बोलता है कि अंकल जियाओ मुझे लाइक नहीं करते हैं। ये सुन के सेन बोलता है, ऐसा नहीं है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है सेन चोचू को जियाओ के पास ले जाता है। चोचू जियाओ को बोलता है, अंकल जियाओ मैं आपको देखने के लिए आया हूँ, पापा ने कहा कि आप सिक हैं। जियाओ बोलता है, हाँ अंकल बहुत दिनों से सो रहे थे एंड रिसेंटली मुझे होश आया है। चोचू पूछता है, क्या आप मेरे साथ खेलेंगे? जियाओ उसके साथ बाद में खेलने का प्रॉमिस करता है। इससे चोचू बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। सेन सोचने लगता है, अभी उसे छोड़ के जाना अच्छा समय है, पर इसके बाद हमें दिखाया जाता है हॉस्पिटल के बाहर सेन लिन से मिलता है। सेन उसे पूछता है, क्या मुझे उसे अभी छोड़ के जाना चाहिए? लिन बोलता है, हाँ जियाओ अभी हॉस्पिटल में है, तुम्हें इस सिचुएशन का एडवांटेज लेना चाहिए। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ अरेंज कर दूंगा, तुम परसों यहाँ से निकल सकते हो। इस तरह से जियाओ तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करेगा। सेन बोलता है, जब वो पूरी तरह से रिकवर हो जाएगा मैं उसे फॉर्मली गुड बाय बोलना चाहता हूँ। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जियाओ अब बदल चुका है। ये सुन के जियाओ सोचने लगता है, एक सर्जरी करने के बाद उसका मन कैसे बदल सकता है। ऐसा लगता है वो अपने पुराने स्कार को भूल रहा है। लिन उसे बोलता है, अगर तुम उसे फॉरगिव करना चाहते हो तो ये अच्छी बात है। सेन बोलता है, पर मुझे इसके बारे में थोड़ा सोचना होगा। लिन बोलता है, क्या मैं चोचू से मिल सकता हूँ? जब से वो सीरियस इलनेस से रिकवर हुआ है मैं उससे नहीं मिला हूँ। सेन इसके लिए मना नहीं करता है। लिन सोचने लगता है, सेन मुझे निर्दयी होने का दोष मत देना। लिन के मन में कुछ तो खिचड़ी पक रहा है। इसके बाद हॉस्पिटल में हमें नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। लिन चोचू के साथ खेल रहा होता है। लिन उसे पूछता है, ये किस तरह का कार है? चोचू बोलता है, मुझे इसके बारे में पता है, ये एक स्पोर्ट कार है, ये बहुत ही लंबा एंड एक्सपेंसिव होता है। लिन उसके सर पे पेट करते हुए बोलता है, क्या तुम्हें स्पोर्ट्स कार पसंद है? चोचू हाँ बोलता है। लिन उसे बोलता है, तुम्हें ये पसंद है तो अंकल तुम्हें इसका अनुभव लेने देंगे।
ये सुन के चोचू ओके बोलता है। इधर दूसरे रूम में हमें सेन को दिखाया जाता है, वो जियाओ को फीड कर रहा होता है। जियाओ सेन को पूछता है चोचू कहाँ पे है। सेन बोलता है लिन उसे देख रहा है। ये सुन के जियाओ थोड़ा शौक में पड़ जाता है एंड बोलता है ब्रदर लिन यहाँ पे है। सेन उसे बोलता है जियाओ मुझे अकेले में तुमसे कुछ बात करना है। जियाओ ओके बोलता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है बाई के ऊपर। बाई चोचू का रूम जा रहा होता है। वो रूम के अंदर एंटर करता है पर उसे चोचू वहाँ पे नहीं मिलता है। वहाँ पे उसे एक नोट मिलता है। उस नोट को पढ़ के वो परेशान होने लगता है। देन सीन शिफ्ट होता है जियाओ एंड सेन के ऊपर। जियाओ उसे बोलता है तुम्हें क्या कहना है। सेन उसे कुछ बताने ही वाला था तभी रूम में बाई घुस जाता है एंड बोलता है चोचू किडनैप हो चुका है। ये सुन के सेन एंड जियाओ परेशान हो जाते हैं। बाई उन दोनों को पेपर दिखाते हुए बोलता है मुझे ये चोचू का हॉस्पिटल बेड में मिला है। उस पेपर में लिखा गया है कि तुम्हारा बच्चा मेरे पास है। 3 दिन के बाद तुम मुझे सफीर डॉक में मिलना। तुम अपने बच्चे को तभी देख सकते हो जब तुम मेरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करोगे। ये पढ़ के सेन बोलता है मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, मुझे चोचू को ढूंढना होगा। जियाओ अपने निडिल निकाल देता है एंड बोलता है मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। सेन उसे बोलता है तुम्हारा हेल्थ कंडीशन ठीक नहीं है, तुम ऐसी हालत में कहाँ जाओगे, वो मेरा भी बेटा है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है लीन के घर के ऊपर। चोचू बोलता है अंकल लीन डैड मुझे लेने के लिए अभी तक क्यों नहीं आए। लीन बोलता है अंकल जियाओ का तबीयत ठीक नहीं है इसीलिए डैड उसका टेक केयर कर रहा है, इसीलिए डैड की तरफ से मैं तुम्हारा देखभाल करूंगा। चोचू बोलता है आपको मेरा देखभाल करने की जरूरत नहीं है, चोचू अपना ध्यान खुद रख सकता है। लीन बोलता है ठीक है, क्या तुम अपने हाथों से खा सकते हो। चोचू बोलता है हाँ मैं खुद से खा सकता हूँ। चोचू राइस खाने ही वाला था पर तभी हान उसे रोक देता है एंड उसे बोलता है तुम्हें ये नहीं खाना चाहिए। इसके बाद रात को हमें दिखाया जाता है हान चोचू के सर पे पेट करते हुए बोलता है क्या तुम अंकल के लिए यहाँ पे वेट करोगे, मुझे अंकल लिन से कुछ बात करना है। चोचू हाँ बोलता है। हान लिन को बोलता है वो बस बच्चा ही है, जियाओ फैमिली ने तुम्हें हर्ट किया है ना कि उस बच्चे ने, तुम अपना गुस्सा उस बच्चे पे नहीं उतार सकते। लिन बोलता है देखा जाए तो हम दोनों डिसेबिलिटीज को लेके पैदा हुए हैं पर हम दोनों का डेस्टिनी अलग है। मैं एंटायर जियाओ फैमिली के लिए एक सेम हूँ। देन वो गुस्से से चिल्ला के बोलता है जबकि जियाओ एंटायर फैमिली का होप है। ये सुन के हान को उसके लिए बुरा लगने लगता है। लिन रोते हुए बोलता है क्या तुम उसके फेवर में हो, क्या तुम भी मुझसे डिस्गस्ट फील करने लगे हो। हान उसे समझाते हुए बोलता है ऐसा नहीं है, मैं बस चाहता हूँ कि तुम अगेन सेम मिस्टेक ना करो। ये सुन के लिन बोलता है मिस्टेक्स, क्या तुम कहना चाहते हो कि मैं उसे कुछ गलत खिलाने वाला था। लिन अपने चेयर से नीचे उतरता है। देन वो टेबल के पास रेंगते हुए जाता है। वो उस राइस को खाता है जो वो चोचू को खिलाने वाला था। ये देख के हान उसे बोलता है लिन आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। लिन बोलता है क्या मुझे भूख नहीं लग सकता है। ये सुन के हान सोचने लगता है क्या उसने इस पोरेज में पॉइजन नहीं मिलाया था, लगता है मैंने उसे मिसअंडरस्टूड किया। हान उसे बोलता है तुमने आज ज्यादा खाना नहीं खाया है, तुम कुछ और क्यों नहीं खाते। हान उसके हाथों पे पट्टी लगाता है एंड उसे बोलता है खाने के बाद तुम रेस्ट कर सकते हो, पर लिन उसे कोई रिप्लाई नहीं देता है। सोचने लगता है वो मुझसे अब गुस्सा हो गया है। तभी चोचू हान को पूछता है अंकल लिन को क्या हुआ है, क्या वो बीमार है। हान चोचू के सर पे हाथ रखते हुए बोलता है अंकल लिन बहुत ही ज्यादा सिक है। चोचू बोलता है आखिर उन्हें किस तरह का इलनेस है, आखिर इसे कैसे ट्रीट किया जा सकता है। हान बोलता है जब अंकल लिन छोटे थे तब उन्हें शुगर खाने के लिए नहीं दिया जाता था, इसीलिए वो दूसरों को भी शुगर खाने के लिए मना करते हैं। ये एक तरह का साइकोलॉजिकल इलनेस है एंड इसे क्योर करना मुश्किल है। चोचू बोलता है क्या मैं अंकल को कैंडी दे सकता हूँ। हान बोलता है कैंडी खाने से उन्हें कोई मदद नहीं मिलने वाला है, पर क्या तुम सच में अंकल लिन की मदद करना चाहते हो। चोचू बोलता है ऑफ कोर्स मैं कैपेबल हूँ। हान बोलता है तो फिर ठीक है, हम दोनों अंकल लिन के फेस में अगेन स्माइल लाएंगे।
चोचू इसके लिए ओके बोलता है। हान सोचने लगता है लिन इस बच्चे को हार्म नहीं करना चाहता है एंड शायद मैं उसे चेंज कर सकता हूँ। इसके बाद हमें दिखाया जाता है सेन एंड जियाओ सफीर पहुंच जाते हैं। केंची बोलता है बहुत जोरों से बारिश हो रहा है। इस समय समुद्र में जाने का मतलब है कि खुद को मौत के मुंह में भेजना। सेन बोलता है अपहरणकर्ता ने हमें जोर दे के कहा है कि हमें ब्लू यूनिवर्स आइलैंड पे जाना है, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। जियाओ बोलता है हम जितना लेट करेंगे चोचू का जान उतना ही खतरे में पड़ सकता है, हमें जल्दी से जाना चाहिए। केंची सेन को एक फोन देते हुए बोलता है ये ग्लोबल सैटेलाइट पोजीशनिंग फोन है, बिना सिग्नल के हम तुम्हें ढूंढ सकते हैं, तुम्हें इसे अपने साथ कैरी करना चाहिए। इधर हमें हॉस्पिटल में बाई एंड जियांग को दिखाया जाता है। वो दोनों सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहे होते हैं। सीसीटीवी फुटेज से उन्हें पता चलता है कि लिन ने चोचू का अपहरण किया है। बाई तुरंत केंची को कॉल करता है। केंची पूछता है आखिर क्या हुआ है। बाई बोलता है मुझे पता चल गया है कि किसने चोचू को किडनैप किया है। केंची पूछता है आखिर वो कौन है। बाई बोलता है तुम फोन सेन को दो, मैं उसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। केंची बोलता है बहुत लेट हो चुका है, वो दोनों कब का निकल चुके हैं। इधर हमें दिखाया जाता है सेन एंड जियाओ उस बोट की मदद से आइलैंड की ओर जा रहे हैं। तभी बीच समुद्र में उनका बोट रुक जाता है क्योंकि इंजन काम नहीं कर रहा है। तभी उनकी ओर एक बड़ी सी लहर आती है तो वेब से बोट का सामने का ग्लास टूट जाता है। जियाओ सेन को कवर कर लेता है ताकि ग्लास के टुकड़े उसके ऊपर ना लगे। तभी एक ग्लास का टुकड़ा जियाओ के फेस पे लगता है। ये देख के सेन बोलता है तुम्हें इंजर्ड हुआ है। तभी एक बड़ी सी लहर उनकी बोट को पलट देता है। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है कि सेन एक बीच के किनारे पड़ा हुआ है। उसे सडनली होश आ जाता है क्योंकि फोन में बाई सेन को पुकार रहा होता है। सेन बोलता है बाई मैं जिंदा हूँ। बाई बोलता है सिग्नल अनस्टेबल है, हमें पता चल गया है कि चोचू कहाँ पे है एंड शायद हमें ये भी पता चल गया है कि किडनैपर कौन है। सेन पूछता है आखिर वो कौन है। सेन बाई का वॉइस ठीक से सुन नहीं पाता है। फिर वो वहाँ पे जियाओ को पड़ा हुआ देखता है। सेन जियाओ को एक खाली पड़ा हुआ घर पे लेके जाता है। वो उसके चोट पे पट्टी लगाता है। कुछ देर के बाद जियाओ को होश आता है एंड वो बोलता है मैं नहीं मरा हूँ। सेन उसे बोलता है हम दोनों जिंदा है। चोचू का सिचुएशन अभी भी प्रोग्रेसिंग में है। इस टाइफून के बाद केंची अपना टीम भेजेगा ताकि वो लोग हमें ढूंढ सके। रात को जियाओ का हालत खराब होने लगता है। जियाओ सेन को बोलता है मुझे बहुत ही ज्यादा टायर्ड लग रहा है। सेन बोलता है तुम अभी सो नहीं सकते, तुम्हें हाई फीवर है, अगर तुम अभी सो जाओगे तो शायद तुम उठ नहीं पाओगे, इसीलिए तुम्हें जागते रहना होगा। जियाओ उसका हाथ पकड़ते हुए बोलता है मैं हमेशा तुम्हारे लिए ट्रबल पैदा करता हूँ, मेरे गुजर जाने के बाद तुम्हारा लाइफ अच्छे से गुजरेगा ना। देन वो रोते हुए बोलता है अगर तुमने मुझे उस दिन नहीं बचाया होता तो। सेन उसे बोलता है तुम इधर उधर की बातें मत सोचो एंड मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, तुम्हें सोना नहीं है। जियाओ बोलता है तो फिर तुम मुझे स्टोरी क्यों नहीं सुनाते। सेन पूछता है कौन सा स्टोरी। जियाओ बोलता है तुम हमारे पास्ट स्टोरीज के बारे में क्यों नहीं बताते। इसके बाद सेन उसे 6 साल पहले का स्टोरी सुनाने लगता है। तब जियाओ घायल हालत में रोड में पड़ा हुआ था। उसे देख के एक लेडी अपनी दोस्त को बोलती है आखिर ये पर्सन यहाँ पे क्यों पड़ा हुआ है। दूसरी लेडी बोलती है देखा जाए तो वो कार्निवल अल्फा की तरह लग रहा है। ये सुन के उसकी दोस्त बोलती है एक कार्निवल स्पीसीज हार्बीवोरस डिस्ट्रिक्ट में क्या कर रहा है। दूसरी लेडी बोलती है वो बहुत लंबे समय से यहाँ पे पड़ा हुआ है। तभी यान उन दोनों की बातें सुन लेता है। उन्हें पूछता है क्या एक उल्फ स्ट्रीट में पड़ा हुआ है। यान को देख के वो दोनों लेडीज वहाँ से भाग जाते हैं। यान सोचने लगता है मैं लोगों को नहीं खाता हूँ। वो सोचता है मैं एक ओमेगा हूँ, मैं ऑर्फनेज में पला पड़ा हूँ, कोई भी उल्फ मुझ पे इंटरेस्टेड नहीं है। यान जियाओ के पास जाता है। उसे देख के वो बोलता है ये तो सच में एक उल्फ है। यान सोचने लगता है वो इतना मजबूत और लंबा दिख रहा है, क्या ये सामान्य रूप से विकसित वुल्फ है। जियाओ उसे बोलता है मैं फील कर सकता हूँ, तुम भी मेरी तरह एक उल्फ हो, प्लीज मुझे बचाओ।
यान उसे हॉस्पिटल लेके जाता है। डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करता है। यान डॉक्टर को बोलता है उसका करंट सिचुएशन देखते हुए क्या आप उसे डिस्चार्ज कर देना चाहते हैं। डॉक्टर बोलता है ये एक हार्बीवोर हॉस्पिटल है, अगर तुम उसे एडमिट करना चाहते हो तो फिर तुम उसे कार्निवल हॉस्पिटल लेके जाओ। यान सोचने लगता है कार्निवल मस्कुलर होते हैं, उसका करंट सिचुएशन देख के उसे बुली किया जाएगा, इसीलिए यान उसे अपने घर लेके आ जाता है। यान उसे बोलता है क्या तुम्हें याद नहीं आ रहा है कि तुम कौन हो एंड तुम कहाँ पे रहते हो। एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जियाओ जब पार्किंग लॉट में था, उसके सामने एक पर्सन आता है। उस पर्सन को देख के जियाओ बोलता है आखिर तुम्हें किसने भेजा है। वो पर्सन जियाओ के ऊपर एक पाउडर छिड़कते हुए बोलता है तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं है, तुम बस ये समझ लो कि तुम्हें जियाओ फैमिली में वापस नहीं जाना है। वो पाउडर जियाओ के आंखों में चला जाता है। जियाओ आंख बंद करके उसे हिट करता है पर वो उसे पकड़ नहीं पाता है। जियाओ इन सब के बारे में यान को नहीं बताता है। वो यान को बोलता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है। जियाओ सोचने लगता है मैं अभी किसी को देख नहीं सकता एंड मैं जियाओ फैमिली को कांटेक्ट भी नहीं कर सकता। मुझे वेट करना होगा जब तक कि उस मर्डरर को ढूंढ ना लिया जाए, तब तक के लिए मुझे यहाँ पे ही रुकना होगा। यान बोलता है मेरा फैमिली छोटा है एंड अभी तुम जिस बेड पे बैठे हो मेरे घर में बस यही एक बेड है, इसीलिए मुझे फ्लोर पे सोना पड़ेगा। याद रखना रात को तुम मेरे ऊपर चढ़ मत जाना। जियाओ उसे बोलता है मैं फ्लोर पे सो जाऊंगा, तुम बेड पे सो जाओ। यान बोलता है पर ऐसा कैसे हो सकता है, तुम अभी पेशेंट हो। जियाओ बोलता है तुमने मुझे बचाया है, मैं तुम्हें और परेशान नहीं करना चाहता हूँ। ये सुन के यान बोलता है वेल हम दोनों साथ में भी सो सकते हैं। यान सोचने लगता है इस पर्सन को पता है दूसरों को काइंडनेस से कैसे रिपे किया जा सकता है। ये सुन के जियाओ बोलता है वेल मुझे लगता है हम दोनों को अलग सोना चाहिए। ये सुन के यान हंसते हुए बोलता है मैं यहाँ पे बहुत लंबे समय से रह रहा हूँ, इसीलिए मैं भूल ही गया था कि मैं तो एक ओमेगा हूँ एंड मुझे प्रोटेक्शन की जरूरत है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो दोनों एक ही बेड में सो जाते हैं। जियाओ सोचने लगता है ये पहली बार है मैं किसी ओमेगा के इतने क्लोज हूँ। उसे याद आने लगता है एक बार मॉम ने उसे कहा था हमारे उल्फ क्लान में तुम बस एक ही पार्टनर ढूंढ सकते हो, इसीलिए तुम्हें कैजुअली किसी भी ओमेगा को अप्रोच नहीं करना चाहिए। अगर फेरोमोन के इन्फ्लुएंस में तुमने कुछ भी ऐसा वैसा किया तो फिर मैं तुम्हें सेव नहीं कर पाऊंगी। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। यान जब सुबह उठता है वो देखता है कि जियाओ बेड में नहीं है, उसे कुछ जलने का स्मेल भी आ रहा है। वो जल्दी से किचन रूम जाता है एंड जियाओ को बोलता है तुम क्या कर रहे हो। जियाओ बोलता है मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाना चाहता था, मेरे आईज कम्प्लीटली ब्लाइंड नहीं है, मुझे धुंधला धुंधला दिख रहा है, इसीलिए मैंने सोचा मैं तुम्हारे लिए। यान बोलता है ठीक है मुझे पता है कि तुम मेरी मदद करना चाहते थे पर अभी तुम सिक हो, तुम्हें रेस्ट करने की जरूरत है। जियाओ बोलता है नेक्स्ट टाइम मैं कोई मिस्टेक नहीं करूंगा, मैं अच्छे से सब कुछ कर लूंगा। यान बोलता है मैं दिन को काम करता हूँ एंड रात को मैं नाइट स्कूल जाता हूँ, तब तक तुम घर में रहना। जियाओ बोलता है जब तुम्हारा स्कूल छुट्टी होगा मैं तुम्हारे लिए वेट करूंगा, रात को अकेले बाहर में रहना तुम्हारे लिए सेफ नहीं है। यान बोलता है मेरा क्लास 3 घंटा तक चलेगा एंड आउटसाइडर क्लास में एंटर नहीं कर सकते हैं। जियाओ बोलता है मैं बाहर में तुम्हारा वेट कर सकता हूँ। यान उसे बोलता है जैसा तुम चाहो। वो सोचने लगता है वो कितना एनोइंग है, जब वो थक जाएगा वो खुद ही घर वापस आ जाएगा। रात को यान जब स्कूल से बाहर निकलता है वो 2 स्टूडेंट के बीच कन्वर्सेशन सुनता है। उसे पता चलता है कि एंट्रेंस गेट के पास एक कार्निवोर अल्फा खड़ा था। तभी वो देखता है कि एंट्रेंस गेट के पास जियाओ उसका वेट कर रहा है। यान सोचने लगता है क्या वो फूल है। देन वो जियाओ के सर पे हाथ रखते हुए सोचता है उसने जो कहा था उसने वही किया। इसके बाद हमें 3 मंथ के बाद का सीन दिखाया जाता है। यान अपना स्टडी कर रहा होता है, तभी जियाओ उसके लिए पोरेस लेके आता है। तभी जियाओ का पैर बुक से टकरा जाता है एंड उसके हाथों से पोरेस गिर जाता है। यान बोलता है ये मेरा लास्ट स्टडी मटेरियल था। जियाओ बोलता है तुम ये मुझे दो, मैं इसे ड्राई कर दूंगा। यान गुस्से से बोलता है मैं ये खुद कर सकता हूँ।
कुछ देर के बाद यान उसे बोलता है, आखिर तुम्हें क्या हो रहा है? क्या तुम्हारा आई साइट थोड़ा भी ठीक नहीं हो रहा है? अभी घर में बस 2 ही बाउल बचे हुए हैं। अगर तुम ऐसे ही कंटिन्यू करते जाओगे तो फिर हमें फ्लावर पॉट में खाना पड़ेगा। जियाओ बोलता है, पता नहीं क्यों मैं हर बार नीचे गिर जा रहा हूँ। जियाओ सोचने लगता है, क्या मुझ में कोई और भी प्रॉब्लम है? यान परेशान होकर बोलता है, आखिर ये सब कब खत्म होगा? तुम 3 महीने से मेरे घर पे रुके हुए हो। यान सोचने लगता है, क्लियरली उसके हेल्थ चेकअप में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। कल मैं उसे एक बड़े से हॉस्पिटल में लेके जाऊंगा। तभी जियाओ बोलता है, मैं समझ गया। तुम नहीं चाहते हो कि मैं यहाँ पे रुकूं, मैं तुम्हारे लिए एक बर्डन हूँ। ये सुन के यान बोलता है, आखिर तुम क्या बोल रहे हो? जियाओ बोलता है, तुम नहीं चाहते हो कि मैं यहाँ पे रुकूं, इसीलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ये सुन के यान बोलता है, क्या तुम मुझे धमका रहे हो? देन यान गुस्से से बोलता है, अगर तुम जाना चाहते हो तो जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। जियाओ गुड बाय बोल के वहां से चला जाता है। यान सोचता है, लगता है वो प्रिटेंड कर रहा है। जब उसके आई साइट वापस आ जाएंगे वो मेरे जैसे वीक वुल्फ के साथ नहीं रहेगा। रात को बहुत जोरों से बारिश होता है एंड बिजली भी कड़कने लगता है। ये देख के यान सोचने लगता है, उसके पास अम्ब्रेला भी नहीं है। देन वो सोचने लगता है, मुझे उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, वो अब चला गया है। बाद हमें दिखाया जाता है, यान उसे ढूंढने के लिए घर से बाहर निकलता है। यान सोचने लगता है, वो यही आसपास ही होगा, शायद वो अबंडन फैक्ट्री में होगा। यान उस फैक्ट्री के अंदर जाता है। वहाँ पे वो चारों तरफ देखने लगता है। हमें दिखाया जाता है कि जियाओ का बीस्ट फॉर्म एक्टिव हो चुका है। वो यान का हाथ पकड़ लेता है। वो यान को दीवार की तरफ पुश करता है एंड उसे किस करने लगता है। जब जोर से बिजली कड़कता है, जियाओ उससे दूर हो जाता है एंड बोलता है, मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहिए, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। पर तभी यान उसका हाथ पकड़ते हुए बोलता है, अभी मुझे तुम्हारी जरूरत है। इसके बाद घर पे हमें उन दोनों के बीच इंटीमेट सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे चैप्टर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए एंड आगे का स्टोरी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आपको मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।